हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आता है। इसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस और पर्यावरण विज्ञान। अब हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल साइंस होता क्या है। एनवायरमेंटल साइंस एक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनवायरमेंट की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन और उनके अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या क्या पड़ते हैं उनकी स्टडी करते हैं। और जो ये एनवायरमेंटल साइंस है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के रिलेशन की स्टडी करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि एनवायरमेंटल साइंस होता क्या है। अब हम देखेंगे कि इसकी स्कोप क्या क्या है। जो एनवायरमेंटल साइंस की स्कोप है बहुत सारी हैं। तो हम शुरू करते हैं एनवायरमेंटल साइंस की स्कोप। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे काम करता है, इसमें ये आता है। और इसमें किसकी इम्पोर्टेंस हुई, एनवायरमेंट साइंस की। नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कोल है, पेट्रोलियम है और भी बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कंजर्वेशन, यानी कि उनकी बचत, यानी उनको बचाए रखना होता है इसमें। फिर आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल में क्या है कि जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एक्सेट्रा, उनको कंट्रोल कैसे करें। इसके लिए हमारे इंडिया में भी जैसे एसपीसीबी है, सीपीसीबी है। एसपीसीबी है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीपीसीबी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर आता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो एनवायरमेंट है उसको मैनेज कैसे किया जाए। फिर आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है, और जितनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनका ज़्यादातर हिस्सा इंडस्ट्रीज़ की वजह से होता है। तो एनवायरमेंटल साइंस की इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च देखो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको जड़ से जानने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि वो क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, कितना टाइम उसको बढ़ने में लगेगा, कितना टाइम उसको कम करने में लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। फिर आता है डेवलपमेंट। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे तो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट तो होगी और रिसर्च में भी डेवलपमेंट होएगी। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक करना। इससे क्या होगा कि लोग जागरूक होंगे तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कम होंगी। फिर आता है एनवायरमेंटल जर्नलिज्म। अब जैसे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक नॉलेज पहुंचानी हो तो हम किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं, मीडिया के थ्रू। तो इसमें मीडिया या सोशल मीडिया नेटवर्किंग आती है एनवायरमेंटल जर्नलिज्म में। फिर आता है एनवायरमेंटलिस्ट। जो रिसर्च करते हैं उन्हें एनवायरमेंटलिस्ट कहा जाता है। रिसर्च भी किस पे, एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे। फिर आता है ग्रीन एडवोकेसी एंड मार्केटिंग। ग्रीन एडवोकेसी मार्केटिंग में क्या होता है कि जो ग्रीनरी बढ़ाना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, वो सब। फिर आता है स्कोप के बाद इम्पोर्टेंस। एनवायरनमेंट साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। ये क्या कहता है, जो एनवायरनमेंट की बेसिक नॉलेज है वो प्रोवाइड करता है, और ये जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं उनको समझने में भी हेल्प करता है। फिर आता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व और मैनेज कैसे किया जाए, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाया भी जा सके, और उनका जैसे कि यूज कम करना है तो उसको मैनेज कैसे करें, यानी कि खराब ना जाए नेचुरल रिसोर्सेज। इट हेल्प्स टू मैनेज वेस्ट। ये वेस्ट को मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट को कहाँ पे डालने। डोमेस्टिक वेस्ट भी जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको अलग डस्टबिन में डाला जाए, और जैसे कि जो ग्लास चीज़ होते हैं उनको अलग डस्टबिन में डाला जाए। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हम अभी प्रयोग कर रहे हैं
उनको फ्यूचर जनरेशन तक बरकरार रखें, ताकि फ्यूचर जनरेशन उनको यूज कर सके। फिर आता है लोगों को अवेयर करना उनकी ड्यूटीज के लिए, जो उनकी ड्यूटीज एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यानी कि हमें अपने हवा पानी को तो साफ रखना चाहिए। तो वो अवेयर करते हैं, एनवायरनमेंट साइंस अवेयर करती है कि हाँ हमें कौन से ध्यान रखना चाहिए, कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट खराब ना हो। फिर आता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरनमेंट को मैनेज करने में भी हेल्पफुल होता है कि एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज किया जाए, के स्टेप्स बताता है, प्रोसेस बताता है। फिर आता है प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो वाटर में डंप कर दिया जाए, तो जो वाटर की जितनी भी डाइवर्सिटी है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं, जितनी भी वेराइटी ऑफ स्पीसीज, यानी कि जितने भी अलग अलग जीव जंतु वाटर में रहते हैं, वो सब उस वेस्ट की वजह से डेड हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है। तो एनवायरमेंट साइंस उसी का ध्यान रखने की कोशिश करने में हेल्प करता है। फिर आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं एनवायरमेंट के द्वारा, एनवायरमेंटल साइंस के द्वारा, सॉरी। जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स किस तरह की यूज़ करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, ग्राउंड वाटर को कौन से अफेक्ट करते हैं, कौन से नहीं, सोइल की फर्टिलिटी को कौन अफेक्ट करता है। फिर आता है कि जो एनवायरमेंट साइंस है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, ग्रोथ की, पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, फिर है कि डेवलपमेंट कितनी हुई। फिर जो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उनका जो असर होता है किस पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे या नेशनल की इकोनॉमी पे। अब अर्थव्यवस्था तो खराब होती है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो खराब भी क्या कहें कि अफेक्ट होती है। तो एनवायरमेंट साइंस ऑल ओवर बताती है कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, कितनी नहीं, उसका क्या असर नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ा है, क्या नेशनल इकोनॉमी पे पड़ा है। फिर आता है कि जो ये एनवायरमेंटल साइंस है वो सोशल अवेयरनेस को डेवलप करती है एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि लोग जितने जागरूक हों वे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर आता है कि जो ये हेल्प करती है क्या समझने में कि एनवायरमेंट की जो डेवलपमेंट है उसका क्या असर होगा। जैसे कि एनवायरमेंट अच्छा होगा तो इंसान भी हेल्थी रहेगा और एनिमल्स भी हेल्थी रहेंगे, और जो पेड़ पौधे हैं वो भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। फिर आता है एनवायरमेंटल साइंस के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स। जैसे कि अवेयरनेस बढ़ाना एनवायरमेंट से रिलेटेड भी, और एनवायरमेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड भी। फिर आता है कि लोगों में क्या डेवलप करना है, एटीट्यूड, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट किया जा सके, लोग एनवायरमेंट को ख़राब करने की बजाय प्रोटेक्ट करें। फिर आता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सोल्व करने की में हेल्प करता है करना। जैसे कि अब हमें पता चल गया कि एयर पोल्यूशन हो रहा है हमारे एरिया में, तो उसे आइडेंटिफाई करें क्यों हो रहा है, फिर उसको सोल्व करें कि कैसे वो ठीक हो सकता है और कैसे कंट्रोल में आ सकता है। फिर आता है कि इसका एक और एम है क्या, कि जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट की इम्प्रूवमेंट और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करें। और फिर आता है कि जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन है और इम्प्रूवमेंट है उसके लिए स्टेप्स तो उठाने होंगे, तो उन स्टेप्स को इवेलुएट करना, यानी कि परखना या करके देखना कि हाँ, सोच के देखना कि ये काम का है भी या नहीं, कितने कितना फेवरेबल है हमारे लिए, कितना नहीं, ये देखना, ये परखना कि हाँ यूजफुल है भी या नहीं। और कह सकते हैं कि हाँ इसका ऑल ओवर एम क्या है कि लोगों को अवेयर करना एनवायरनमेंट के लिए और इसकी प्रॉब्लम्स के लिए, और फिर उनके साथ मिलके लोग
और लोग एक दूसरे के साथ मिलके और या अकेले अपने लेवल पे प्रॉब्लम्स को, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके, यानी सॉल्यूशन निकाल सके, ताकि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी है उनको प्रिवेंट किया जा सके, यानी कि रोका जा सके और फ्यूचर सेफ रखा जा सके। एनवायरमेंट सेफ रहेगा तो लिविंग बींग्स भी सेफ रहेंगे। स्टे सेफ, सेव एनवायरमेंट। Thank you all for listening my lecture. I hope you will like it. Thank you all.